सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वितान का आखिरी पाठ आलो अंधारी। बेबी हालदार के द्वारा लिखी हुई उनकी आत्मकथा का ये अंश है। बच्चों, हम पहले बेबी हालदार के बारे में बात कर लेते हैं। बेबी हालदार एक घरेलू नौकर के रूप में उन्होंने अपने जीवन के सफ़र को शुरू किया। गुड़गांव में वो किसी घर में अभी भी कार्यरत हैं, ऐसा परिचय में लिखा हुआ है। और बेबी हालदार जो थी, बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया। इनकी माँ चाहती थी कि ये शिक्षा हासिल करे। इनकी माँ अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखकर बहुत खुश भी होती थी, लेकिन माँ के निधन के बाद पिता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसकी शिक्षा छुड़वा करके इसका विवाह कर दिया गया। इसकी शादी इसकी उम्र से दुगने उम्र के व्यक्ति के साथ करवा दी गई, जो इसको मारता पीटता भी था। घर में बहुत कलेश रहता था। बेबी के इस दौरान 3 बच्चे हुए और बेबी ने अपने पति की जातियों से तंग आकर उससे अलग रहने का फ़ैसला लिया और वो अलग रहने लगी। अब अपना घर चलाने के लिए और बच्चों को पालने के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। सफाई, बर्तन, कपड़े धोना इत्यादि काम वो किया करती थी। वो खाना बनाना भी बहुत अच्छे से जानती थी। तो यहाँ पर जो बेबी की हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं, उसमें बेबी ने बताया कि किस तरह से उसका जीवन गरीबी और संघर्ष में बीत रहा था। अकेले औरत होने की समस्या, बाल विवाह की समस्या, अनमेल विवाह की समस्या, बाल श्रम की समस्या, बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को बेबी ने इसमें जगह दी है। वो अपने आप ही आते चले गए। हालांकि बेबी ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में ही लिखा, लेकिन सामाजिक समस्याएं अपने आप ही उसमें दृष्टिगोचर होती हैं। इसी तरह से काम ढूंढते ढूंढते उसको तातुश के घर में काम मिला और यही वो घर था जिसने बेबी के जीवन की दिशा और दशा दोनों को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। तातुश यानी जिनके यहाँ बेबी काम करने लगी थी, उन्होंने बेबी को अपनी बेटी की तरह माना और उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। उन्होंने बेबी के पढ़ने लिखने में रुचि को देखते हुए उसको पुस्तकें दी, अखबार पढ़ने के लिए दिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने बेबी को लिखने के लिए प्रेरित किया और फिर उन्होंने बेबी को लगातार प्रोत्साहन दिया, जिससे बेबी अपनी आत्मकथा लिख पाई। और तातुश और उसके मित्रों के प्रयासों के फलस्वरूप बेबी की आत्मकथा बांग्ला भाषा में प्रकाशित भी हुई, आलो अंधारी नाम से। बाद में अलग भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। बेबी हालदार की आत्मकथा का एक अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। देखिए, यहाँ पर जब बेबी अपनी आत्मकथा को शुरू कर रही है तो वो बताती है कि मैं किराए के घर पर रहती थी, बहुत समस्या होती थी। सोचती रहती थी कि बच्चों को कैसे खिलाऊं, पालूं पोसूं, काम ढूंढने की समस्या, कोई काम स्थायी नहीं होता था। कुछ दिन किसी घर में काम करती, कुछ महीने काम करती, फिर नया काम ढूंढना पड़ता था। महीना ख़त्म होने के साथ किराए देने की समस्या होती थी। इसी तरह से बेबी कहती है कि काफ़ी समय से 1.5 सप्ताह हो गए थे, काम नहीं मिल रहा था। अब मैं बहुत चिंता में रहने लग गई थी, क्योंकि हम जैसे लोग हर दिन कमाते हैं और हर दिन खाते हैं। आसपास के लोग पूछते थे, आसपास के लोग हर चीज़ पूछना चाहते थे। उनके पूछने का मकसद ये रहता था कि घर में कोई भी पुरुष नहीं है। सब उससे पूछते कि तुम्हारे स्वामी यानी तुम्हारे पति कहाँ हैं, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते। न घर में पिता है, न भाई है, न पति है। बेबी कहती है कि ये बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। जब मैं लोगों को असली बात बताती थी तो लोग मेरे सामने तो सहानुभूति जताते थे, लेकिन बाद में मेरी बातें बनाया करते थे। जब वो काम ढूंढने जाती तो काम पूरा पूरा दिन उसको निकल जाता, लेकिन काम नहीं मिलता। और आने के बाद जब आसपास की औरतें उससे पूछती कि क्या तुम्हें काम मिला और बेबी ना में जवाब देती, तो लोग झूठी सहानुभूति दर्शाते। बेबी कहती है कि मुझे ये सब चीज़ें देखकर किसी से बात करने का मन भी नहीं करता था। इसके बाद बेबी कहती है कि सुनील नाम का एक लड़का था
जिससे मेरी जान पहचान थी, मैंने उसको भी काम ढूंढने के लिए कह रखा था, वो ही एक दिन आया और उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढा है। तो मैं तुरंत उसके साथ चल पड़ी। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि जब वहाँ मैं गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम बंगाली हो? मैंने कहा हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ जो औरत काम करती थी उसे मैं 800 रुपये देता था, लेकिन तुम्हारे पैसों के बारे में तो मैं तुम्हारा काम देख कर ही बताऊँगा। इस तरह से उन्होंने काम के बारे में बात की, टाइम के बारे में बात की। और फिर बेबी ने कहा कि मुझे तो बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाना होता है, तो मैं सुबह 6-7 बजे तक आऊँगी। फिर उसके बाद पैसों की बात नहीं हुई। बस फिर मैंने अगले दिन जब मैं काम पे आई तो मैंने देखा कि एक विधवा औरत मुझे गाली निकाल रही है। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी वजह से उसका काम चला गया है। वो कहती कि मैंने देखा कि साहब तो बाहर थे, पेड़ों को पानी दे रहे थे। उन्होंने उस औरत को, जो पहले उनके यहाँ कुछ काम करती होगी, उसका हिसाब कर दिया था। तो फिर वो कहते हैं कि बेबी कहती है कि साहब ने मुझे सारा काम समझा दिया और उस दिन से मैं अपना खाना वाना बनाकर टेबल पर रख कर घर जाने लगी। मेरे काम को देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। साहब भी मुझसे पूछते कि तुम इतने कम समय में इतना अच्छा काम कैसे कर लेती हो? तो बेबी ने उनको कहा कि मुझे मेरे बचपन से ही माँ बहुत जल्दी गुज़र गई थी और बिना माँ के रही हूँ। मुझे शुरू से काम करने की आदत है। काम करने में मुझे किसी तरह की कोई दुविधा नहीं होती। इस तरह से बेबी बताती है कि मैं रोज़ सुबह आती, दोपहर तक काम ख़त्म करती। साहब मुझसे इधर उधर की बातें पूछते रहते, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते, बच्चों के बारे में, उनके स्कूल के बारे में। इस तरह की बातें मैं करती। तो वो कहती है कि जब बच्चे स्कूल से अगर मेरे पास आते तो साहब उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए भी दे देते थे। अब बेबी ये भी सोचने लग गई थी कि इतने से काम करने से बात नहीं बनेगी, मुझे और भी काम ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ बच्चों को पालना पोसना ही नहीं है, इस कमरे का किराया भी देना है। तो मैं साहब को भी कहने लग गई थी कि मुझे अगर आसपास में किसी घर में कोई किसी को काम करवाने की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें। इस तरह से वो कहती है कि मैं आसपास के घरों में काम ढूंढने शुरू कर दिया था। अब फिर वो अपने घर के बारे में बताती है कि मैं जहाँ रहती थी वहाँ मुझे 500 रुपये भाड़ा देना पड़ता था, लेकिन वहाँ शौचालय नहीं था। शौचालय जाने के लिए हमें बहुत दूर जाना होता था और इस तरह से लड़कियों को हाथ में बोतल लेकर और सुबह शौचालय के लिए जाते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर वो कहती है कि मेरी समस्याएं तो बहुत ज़्यादा थी। मैं बच्चों को खिला पिला कर, उनको तैयार करके, बाहर से ताला लगाकर, मैं उन घर को ताला लगाकर उनके साथ ही निकल जाती थी। लेकिन बस यही सोचती रहती थी कि एक कोठी में काम करके मेरा घर का गुजारा कैसे चलेगा। मुझे कम से कम 1-2 कोठियों में और काम मिल जाना चाहिए। फिर वो कहती है कि मैं रोज़ पूछती थी साहब से कि क्या किसी को काम की ज़रूरत है, लेकिन वो शायद, मुझे ऐसा लगता था, वो चाहते भी नहीं कि मैं कहीं और काम करूं। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया कि बेबी, तुम्हारे महीने में कितने पैसे खर्च होते हैं? मैं तो कुछ बोल नहीं पाई, मुझे शर्म आ गई। बेबी कहती है कि मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। तो साहब भी शायद इस बात को समझ रहे थे। जब मैं उनके पास खाना वगैरह बनाने के लिए आती तो कई बार साहब मुझे किसी न किसी बहाने से खाने के लिए कुछ दे दिया करते थे। फिर वो कहती है कि यहाँ पर काम करने से मुझे काफ़ी सुकून मिलता था, क्योंकि यहाँ पर कोई मुझे डांटता फटकारता नहीं था, कोई टोकता नहीं था और मैं अपने तरीके से, जैसे मुझे ठीक लगता था, वैसे काम कर लेती थी। फिर एक दिन साहब ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से जाकर क्या क्या करती हो? तो मैंने उनको सब कुछ बताया कि बच्चों को नहलाती हूँ, फिर उनको सुलाती हूँ, थोड़ा सा उनको शाम को घुमाती हूँ, फिर थोड़ी पूजा पाठ करके उनको पढ़ने बिठा देती हूँ, फिर रात का खाना बनाती हूँ और फिर सुबह यहाँ आ जाती हूँ।
तो साहब ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास तो जाने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर कोई और कोठी में काम मिल गया तो तुम अपने घर का और बच्चों का काम कैसे करोगी। फिर मैंने कुछ बोला तो नहीं, पर मैं अपने मन ही मन में ये सोचने पर विवश हो गई कि साहब मेरी बातों का कितना ध्यान रखते हैं, मेरे बच्चों के बारे में कितना सोचते हैं। उसके बाद बेबी कहती हैं कि साहब मुझे कहते कि देखो मैं ही तुम्हारा माता पिता भाई बहन सब कुछ हूँ, कभी ये मत समझना कि तुम्हारा कोई नहीं है। मुझे तुम साफ साफ सारी बातें बता सकती हो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तुम भी मुझे तातुश कह सकती हो। तुम मेरी कोई लड़की नहीं है, मेरे 3 लड़के ही हैं और मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह ही मानता हूँ। तो बेबी कहती है फिर मैंने उनके साथ कभी परायेपन जैसा व्यवहार ना तो उनको करते ना मैंने अपनी तरफ से होने दिया। मैं उनको अपना पिता मानने लगी और सचमुच ही मुझे अब लगता था कि वो मुझे पिता की तरह ही चाहते हैं। फिर एक बार साहब ने मुझे पूछा कि क्या बेबी तुमने घर बदल लिया। तो मैंने कहा हाँ। तो साहब कहते कि तुम्हें बताना चाहिए था, तुमने मुझे कोई जिक्र नहीं किया। तो सचमुच में ही मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए था। तब बातों बातों में पता चला कि सुनील जिसने मुझे यहाँ काम दिलवाया था, उन्होंने ही तातुश को बताया कि मैंने अपना घर बदल लिया है। तातुश ने कहा कि अगर सुनील मुझे नहीं बताता तो मुझे पता ही नहीं चलता। एक दिन मैं उनके लाइब्रेरी में डस्टिंग कर रही थी। डस्टिंग करते करते मैंने देखा 3 अलमारियां किताबों से भरी हुई हैं। बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थी। तो मैं बांग्ला की किताबें उलट पुलट कर देख रही थी। तातुश आए, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह जब मैं काम पर आई तो उन्होंने मुझसे पूछा, बेबी क्या तुम पढ़ना लिखना जानती हो। मैं कुछ नहीं बोली, बस मन महसूस कर रह गई। फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ तक पढ़ी हो। मैंने कहा 6ठी 7वीं तक। कोई पढ़ाई किसी काम की नहीं, सिर्फ अक्षर ज्ञान ही समझे। तो फिर तातुश ने मुझे ये कहा कि ठीक है, तुम्हें बांग्ला के कोई लेखक याद हैं जितना भी तुमने पढ़ा। तो बेबी ने कहा हाँ, रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने जब इन लेखकों के नाम लिए तो तातुश बिल्कुल हैरानी से देखने लगे और उन्होंने बेबी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक़ है। फिर उन्होंने मुझे अलमारी से एक किताब निकाल कर दी और कहा कि इसको देखकर पढ़कर बताओ क्या लिखा है। बेबी संकोच में आ गई, कुछ बोली नहीं। तातुश ने कहा डरो मत, झिझको मत, जैसा भी आए पढ़ो। बेबी ने बोला आमार मई बेला तस्लीमा नसरीन। तातुश खुश हो गए और उन्होंने कहा कि बेबी ये किताब घर ले जाओ और जब भी मौका मिले तो पढ़ते रहना। उसके बाद मैं घर ले आई किताब, रोज़ कभी 1 पेज या 2 पेज पढ़ने लगी। पहले मैं आसपास के लोगों की बातें सुनती थी, अब अनसुनी करने लगी। अब किताब पढ़ने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे लगता था जितना भी मेरे पास खाली समय है मैं कुछ ना कुछ पढूं। तातुश भी मुझे प्रेरित करते थे। एक दिन तातुश ने अपनी टेबल के ड्रॉअर से एक पेन और कॉपी निकाल कर कहा कि इस कॉपी में लिखना शुरू करो, तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक जितनी बातें तुम्हें याद है इस कॉपी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखो। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लग गई कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्या लिखूँ, पता नहीं लिख पाऊँगी या नहीं। लेकिन पेन और कॉपी लेकर मैं घर आई और फिर मैं 1-1 पेज 2-2 पेज लिखने लगी। सुबह जब मैं काम पे आती तो तातुश पूछते कि कुछ लिखा या नहीं। तो कभी कभी मैं उन्हें बताती कि हाँ लिखा, और लिखते पढ़ते कभी कभी रात हो जाती है। आसपास के लोग अगले दिन सुबह मुझसे पूछते थे कि तुम देर रात तक लाइट जलाकर क्या करती हो। तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताती। मैं अपना उस भाड़े के घर को छोड़ना चाहती थी क्योंकि वहाँ पानी की असुविधा थी, बाथरूम की असुविधा थी। 4 घरों के बीच में एक बाथरूम था।
फिर हम लोगों को एक दूसरे का इंतज़ार करना पड़ता था। तो मैं यही सोचती रहती थी कि मैं अब ये घर बदल लूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ताकि आसपास की औरतों की बेमतलब की बातें सुनने को ना मिले। इस तरह से बेबी ये सोचती कि मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर नहीं सकती, क्योंकि जब भी कहीं बाहर जाती, चाहे बाज़ार जाऊं, चाहे अपने बच्चों को लेकर पार्क जाऊं, औरतों के घुमा फिरा कर वही सवाल होते थे जो मेरे पति से संबंधित होते थे। तो बेबी सोचती थी कि मैं एक शांति का जीवन जीना चाहती हूँ। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते तो यहाँ बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती। अब बेबी यहाँ पर बताती है कि दूसरे लोग, जिनको ये पता चल जाता था कि इसके घर में कोई पुरुष नहीं है, कुछ लड़के मुझसे छेड़खानी करना चाहते, औरतें मेरी बातें बनाती, कुछ लड़के मुझ पर ताने कसते, सीटियाँ मारते। बेबी कहती है ये सब मुश्किलें मैं झेल रही थी, लेकिन फिर वो कहती है कि मैं इन सारी बातों को तब भूल जाती थी जब मैं तातुश और उनके बंधुओं से बातचीत मेरी होती थी, जब वो पढ़ाई लिखाई की बात करते थे, जब उनकी चिट्ठियाँ आती थी, तब मैं ये सारी बातें भूल जाती थी। और एक दिन के बारे में बेबी बता रही है कि मकान मालिक का लड़का आकर बीच रास्ते में बैठ गया और इस तरह की बातें करने लगा जिसको सुनना भी बेबी को अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके जवाब देने में बेबी को शर्म आ रही थी। बेबी जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ये जानता है कि इसके घर में कोई पुरुष नहीं है। यदि घर में पिता, भाई या पति कोई होता तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। बेबी सोचने ही लग गई थी कि मैं कल ही कोई और नया घर ढूंढ लूँगी। बेबी कहती है एक दिन मैं काम से घर जब वापस घर की ओर आई तो देखा बच्चे रोते हुए मेरे पास आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा घर तोड़ दिया गया है। बेबी जल्दी जल्दी गई तो देखा कि न सिर्फ बेबी का घर बल्कि आसपास के जितने भी कमरे किराए के थे सबका सामान बाहर फेंक दिया गया है। अब बेबी बहुत चिंतित हो गई, लेकिन हर घर के अंदर कोई ना कोई लड़का था या किसी का पति था या किसी का पिता था, भाई था, जिन्होंने अपने सामान को समेट लिया था और नए ठिकाने की तलाश में चल पड़े थे। पर बेबी के साथ तो ऐसा कोई भी नहीं था। हालांकि उसके भाई पास में रहते थे, लेकिन उन्होंने भी जानबूझकर बेबी के पास आना पसंद नहीं किया। उन्हें लगा कि अगर वो आए तो कहीं बेबी उनके घर में ही डेरा ना जमा ले। इस तरह से बेबी कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ कि कोई भी नहीं है जो ये मेरी खोज खबर ले, देखे मैं आज किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट, कितना दुख भोगना लिखा है। रात के 7-8 बजे भोला दा आए। वो मुसलमान थे। बेबी उनको अपना भाई की तरह मानती थी। वो आकर पास में बैठ गए और उन्होंने बेबी को कहा कि पूरी रात तुम अकेले बच्चों के साथ नहीं काट सकती। रात को ओस पड़ती रही, किसी तरह से वो सारी रात हमने सड़क में ही काटी। फिर उसके बाद भोला दा उसको अगले दिन तातुश के घर लेकर गए और तातुश को सारी बात बताई। तातुश ने बात सुनते ही कहा, मुझे आकर कहा कि तुम रात को ही बच्चों को लेकर मेरे घर आ सकती थी। ऐसा करो, अपना सामान लेकर आ जाओ और ऊपर कमरे में आकर अपना सामान रख लो। इसके बाद तातुश ने ऊपर का एक कमरा खाली कर दिया। इस दौरान बेबी भी रिक्शे में सामान रख कर ले आई और उसने जल्दी जल्दी आकर अपना कमरा व्यवस्थित कर लिया। बेबी जब नीचे खाना बनाने के लिए उतरी तो तातुश ने कहा कि अब आज तुम रहने भी देती तो भी काम चल जाता। फिर तातुश ने कहा कि अब तुम, क्योंकि पहले तो एक ही समय आती थी तो रात का खाना हमें गर्म करके खाना पड़ता था, अब तुम ऊपर ही रहती हो तो क्या तुम रात को हमें गरम गरम रोटी खिला सकोगी। तो अब बेबी दोनों वक्त उनको गर्म खाना खिलाने लगी। अब बेबी अब सारा काम अपनी मर्जी से करने लग गई थी। और फिर बेबी कहती है कि तातुश भी अब मेरा बहुत ध्यान रखने लग गए थे। बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछते, बच्चों को सही समय पर स्कूल भेजना, बच्चों ने कुछ खाया या नहीं, मैंने कुछ खाया या नहीं, इन बातों का ध्यान रखते।
और तातुश ये कहते कि मेरे घर में पहले भी कई औरतें काम करके गई, लेकिन तुमने जिस तरह से इस घर को आकर संभाला है ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। सच में ऐसा लगता है जैसे तुम इस घर की लड़की हो। बेबी कहती है कि तातुश मेरा इतना ध्यान रखते कि अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते, दवाई लेकर आते, समय समय पर मेरी दवाई देते, मेरे खाने पीने का ध्यान रखते। बिल्कुल एक पिता की तरह ही वो मुझे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। इस घर में मुझे बहुत सुख था, लेकिन मुझे अपने बड़े बेटे की याद आती थी। बेबी का बड़ा बेटा, जिसको बेबी ने मजबूरीवश काम पर लगा दिया था। हालांकि बेबी उसको पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उस समय काम नहीं मिल रहा था और बच्चों को पालने पोसने में बहुत समस्या आ रही थी, इसलिए उसको मजबूरी में अपने बड़े बेटे को काम पर लगाना पड़ा। बेबी अब उसको याद करती थी। एक बार उसने तातुश से भी इस बात का जिक्र किया। तातुश ने पूछा कि तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ रहता है, तो बेबी ने कहा कि मुझे ठीक से याद नहीं है। जो इसको काम पर जिसने लगाया था उसने कुछ नंबर तो बताया था घर का, तो जो नंबर उसने बताया था मैं वहाँ ढूंढने भी गई, लेकिन मुझे मेरा लड़का नहीं मिला। तो तातुश ने कहा कि तुम्हें ध्यान देकर पूछना चाहिए था और जान लेना चाहिए था कि तुम्हारे बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं। तो बेबी ने कहा कि उनके जो मालिक है उनकी दवा की दुकान है। तातुश ने कहा इस शहर में बहुत सारे लोगों की दवा की दुकान है। उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई। अगले दिन तातुश बिना कुछ कहे बाहर गए और 3 घंटे के बाद लौटे। जब वो वापस आए तो बेबी कहती कि मैं खाना बना रही थी और उन्होंने एक फ़ोन मिलाया और मुझे कहा बात करो। मैंने कहा कौन है, तो तातुश ने कहा कि बात करो। बात की तो उधर से हेलो की आवाज़ आई, मैं पहचान नहीं पाई। मैंने पूछा कौन, तो तातुश ने कहा अपने बड़े लड़के की आवाज़ भी नहीं पहचानती। मैं बिल्कुल हैरान हो गई। मेरा बेटा भी उधर से हैरान हो गया जब मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। तो उसने कहा माँ कौन बेबी? मैंने कहा हाँ। उसके बाद बेबी कहती है मैं बहुत भावुक हो गई और मैंने अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगाया कि वो बड़ा होने लगा है, उसकी आवाज़ भी कुछ बदल सी गई है। फिर कुछ दिन बाद तातुश उसको उसके लड़के से मिलवाने ले गए तो देखा वो बाहर पौधों में पानी दे रहा है। फिर बेबी कहती है मैं उसको देखकर ये सोचने लगी कि उसकी उम्र सच में काम करने की नहीं बल्कि पढ़ने की है। वो जब आया पास में, उसने देखा बेबी उससे मिलने आई है, उसने मुझे प्रणाम किया। मुझे और भाई बहनों को देखकर बहुत खुश हुआ। बेबी कहती है कि फिर मैं जब चलने लगी तो मैंने उससे फ़ोन करने के लिए उससे नंबर ले लिया। बीच बीच में उससे फ़ोन भी करती रही। बेबी कहती कि कई बार मैं सोचती थी कि काश तातुश ही मुझे कह दे कि अपने बड़े लड़के को ले आओ। मेरे दोनों बच्चों के साथ तो वो बहुत स्नेह करते हैं। अगर मेरा बड़ा लड़का भी कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाए तो मैं अपने बड़े लड़के के साथ भी थोड़ा समय बिता पाऊँ। फिर एक दिन वो कहती कि तातुश ने मुझे कह ही दिया कि तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा के लिए कुछ दिन के लिए बुला लो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेबी बाल श्रम करवाना अच्छी बात नहीं है, तुम उसकी शिक्षा का भी कुछ प्रबंध करो। तो बेबी कहती है कि हाँ, मैं भी जानती हूँ कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, पर उस समय कुछ मजबूरियाँ रही ऐसी। इस तरह से बेबी कहती है कि मैं अब ये सोचने लग गई थी कि मेरे जीवन में मेरे माँ बाबा ने भी मेरे और मेरे बच्चों के बारे में इतना नहीं सोचा जितना तातुश सोचते हैं। कहीं पिछले जन्म में सचमुच वो मेरे पिता ही तो नहीं थे। इस तरह से बेबी कहती है कि वो मुझे हमेशा पढ़ने लिखने के लिए बीच बीच में प्रेरित करते रहते थे और पूछते रहते थे कि बेबी तुम्हारा लेखन कहाँ तक हुआ है, देखो मेरे दोस्त लोग भी तुम्हारे लिखने के लिए पूछते रहते हैं। फिर एक दिन तातुश ने बेबी को कहा कि तुम अपने बड़े बेटे को ले आओ, उसका काम करना अच्छा नहीं लगता, उसका जीवन खराब हो रहा है। मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहता कि बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो। फिर वो कहती है कि मैं उसी दिन अपने लड़के को ले आई और तातुश उसके लिए एक ऐसी नौकरी ढूंढने लगे जहाँ पर वो पढ़ने लिखने का भी काम कर सके और साथ साथ में कुछ हुनर भी सीखता रहे।
इस तरह से वो कहती है कि मेरे बच्चे अब मेरे पास आ गए थे, मैं बहुत खुश थी। लेकिन अब एक दुविधा सी रहती थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे तीनों बच्चों की वजह से तातुश के ऊपर कुछ भार हो। मैं खाना पीना भी नहीं चाहती थी कि मैं ज़्यादा राशन व्यर्थ करूं, तो इसलिए मैं उतना ही खाना बनाती थी, उसी में ही मैं सबको पूरा करने का प्रयास करती थी। तातुश भी शायद समझ गए थे कि मैं खाने पीने को लेकर कुछ उलझन में हूँ, तो वो स्वयं प्लेट निकालते थे और मुझे कहते थे कि मेरे सामने बैठकर खाओ। तो बेबी कहती थी कि मुझे नहीं पता कि मेरा इतना सुख पहले कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन ऐसे मालिक मुझे नहीं मिले। तातुश मुझे कहते थे कि बेबी ये मत सोचो कि मैं जो तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ये तुम्हें मजदूरी के पैसे दे रहा हूँ, ये सोचो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। ये तुम्हारा अपना घर है, बेझिझक होकर तुम यहाँ पर खाना पीना करो। इसके बाद बेबी तातुश के बच्चों के बारे में बताती हैं कि उसके बच्चे जो थे वो घर आते थे, वो ज़्यादा बातचीत नहीं तो नहीं करते थे, लेकिन वो बहुत सीधे थे उनके बच्चे। और उन बच्चों के जो दोस्त आते थे वो भी बेबी के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होते थे। वो बेबी को बिल्कुल अपनी बहन जैसा ही मानते थे। और बेबी कहती है कि मेरी जो छोटी लड़की थी उसको वो गलती से लड़का समझ बैठे थे। फिर एक दिन उन्होंने उसके हाथ में गुड़िया देखी और उन्होंने जब तातुस से पूछा तब उनको पता चला कि ये तो बेबी की लड़की है। फिर बेबी उनके दोस्तों के बारे में कहती है कि जब कोई आता था तो मुझे उनके लिए खाना बनाना और उनको खिलाना अच्छा लगता था। फिर तातुश ने उसको कहा कि तुम जब घर का काम कर लेते तो कुछ देर अपने बच्चों को पार्क में ले जाया करो। बेबी कहती कि मैं पार्क में अपने बच्चों को ले जाने लगी और वहाँ पर औरतें फिर से वही बातें पूछती थी। तो वहाँ पर वो कहती है कि एक और लड़की भी आती थी, तो मुझे देखकर लगा कि ये बंगाली है। अब मैं उनसे थोड़ा मैंने अपना परिचय बढ़ाया तो पता चला कि वो उनकी जो मालिक है उनकी लड़की को घुमाने लाती है पार्क में। तो फिर वो कहती है वो नेपालियों जैसी लगती थी दिखने में वो बच्ची, तो फिर लड़की फिर वो कहती है कि मैंने उससे बातें करनी शुरू की। उसकी उम्र कुछ 20-22 साल की थी। बेबी कहती है कि उसको देखकर मुझे सच में बहुत उस पर स्नेह होता था कि देखो इतनी छोटी सी उम्र में भी बेचारी को काम करने के लिए इतनी दूर आना पड़ा। फिर उसका नाम सुनीति था। बेबी कहती कि मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई और मैं रोज़ पार्क जाती थी, उससे बातें करती थी। फिर बाद में पता चला कि सुनीति को तो उसके मालिक लोगों ने वापस भेज दिया है। तो बेबी कहती है अब मेरी पार्क जाने की इच्छा भी ख़त्म हो चली थी, क्योंकि सिर्फ सुनीति के साथ मेरी दोस्ती थी और पार्क में बाकी की औरतें वही घिसी पिटी बातें करती थी, तो अब मैंने पार्क जाना बंद कर दिया था। इसके बाद बेबी कहती है कि मैंने अब तक जितना लिखा था तातुश ने उसकी फ़ोटोकॉपी करा के कोलकाता में अपने एक बंधु के पास भेजा था। उनकी चिट्ठी आई, उनकी चिट्ठी देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि उसमें लिखा था कि बेबी तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता। तातुश ने सचमुच में एक हीरा खोज निकाला है। बेबी हैरान होती है ऐसी बातें सुनकर और सोचती कि मैं तो पढ़ना भी ठीक तरह से नहीं जानती थी, पढ़ना भी यहीं आके सीखा, लिखने को मैंने कभी कुछ अच्छा ढंग का लिखा नहीं। पता नहीं इन लोग को मेरे लिखने में ऐसा क्या अच्छा लगता है कि जितने भी तातुश के मित्र हैं वो सब मेरे लेखन की इतनी तारीफ़ करते हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि मैं तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था कर रहा हूँ, लेकिन पहले तुम अपनी कहानी को किसी मोड़ पर ले आओ। आशा करता हूँ तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। बेबी सोचती है कि मेरा लिखना कैसे किसी को अच्छा लग सकता है। एक तो मेरी लिखावट ख़राब है, लिखने में इतनी भूलें हैं, वर्तनी की इतनी अशुद्धियाँ हैं। मैंने तातुश से भी बात की। तातुश ने कहा कि ये तुम नहीं समझोगे और तुम इन सब में अपना ध्यान मत लगाओ, बस तुम जैसे लिख रही हो लिखती रहो। फिर बेबी ने एक छोटे से प्रसंग का भी वर्णन किया कि रमनदा एक दिन काम से लौटा और वो जल्दीबाजी में उल्टी प्लेट में ही अपना खाना डालकर खाने लगा, जिससे एक जो सब्जी थी वो गाढ़ी तरी वाली थी और वो प्लेट से बाहर गिरने लगी। तो बेबी कहती है इस प्रसंग पर मैं खूब हंसी। तातुश ने मुझे हंसते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि बेबी हंसती ही रहोगी या कुछ लिखने का काम भी करोगी।
तो वो कहते हैं कि मेरे बंधु की चिट्ठी कब से आई है, उसका जवाब दो। तो बेबी ने कहा कि मैंने तो कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी। तातुश ने कहा कि जवाब तो देना होगा, जैसा भी बन पड़े जवाब दो। तो बेबी ने कहा कि मैं उनको क्या संबोधित करके जवाब दूँ। तो तातुश ने कहा जो तुम्हें ठीक लगे। तो बेबी ने कहा ठीक है, फिर मैं उनको जेठू लिखूंगी। जेठू यानी ताऊ। तातुश को अपना पिता मानती थी, और जिनकी चिट्ठी आई थी वो तातुश से 1 साल बड़े थे, तो इस हिसाब से उन्होंने जेठू का संबोधन करके उनको चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया था। चिट्ठी के जवाब में जेठू लिखते कि बेबी, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे लिए बांग्ला की बहुत सारी किताबें लिख कर भेजूँ, बहुत सारी किताबें खरीद कर भेजूँ। उन्होंने ये भी आशापूर्णा देवी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो। आशापूर्णा देवी जो कि अपने घर का सारा काम काज निपटा करके रात को बैठकर लेखन कार्य करती थी। तो तुम भी घर का सारा काम काज करके लेखन कार्य कर सकती हो, और हम सब तो तुम्हारे मदद के लिए हर वक्त मौजूद हैं ही। तो वो कहती कि जेठू इस तरह से मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे। सिर्फ जेठू ही क्यों, दिल्ली में, कोलकाता में जितने भी तातुश के दोस्त थे, सब लोग मेरा बहुत उत्साह बढ़ाते थे। उसमें से एक शर्मिला देवी थी, वो मेरी ही उम्र की थी। वो कोलकाता में शायद कहीं पढ़ाती थी। वो भी मुझसे बहुत स्नेह करती थी, और हमेशा एक सहेली की तरह मुझे प्रेरित करती रहती थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं कभी शर्मिला दी से मिली तो फिर हम क्या बातें करेंगे, क्या हम आपस में हंसेंगे, खेलेंगे, करेंगे भी या नहीं करेंगे। फिर वो कहती हैं कि एक दिन मुझे एक एल्बम मिली, उन्हीं तस्वीरों में मैंने जेठू, शर्मिला दी सबको देखा। वो कहते हैं कि शर्मिला दी कभी कभी जब चिट्ठी भेजती थी तो कई बार मेरे लिए सुंदर आकृतियों वाले सादे कागज काट कर रख देती थी। ये उनका स्नेह और प्रेम ही था मेरे प्रति। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि बेबी कहती हैं कि नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्टों के बारे में आप सोचें और आप लिखें। आनंद बाबू ऐसा मुझे हमेशा कहते थे। आनंद बाबू भी तातुश के एक मित्र थे। वो भी बेबी को प्रेरित करते रहते थे और कहते थे कि ये बहुत सारी सामाजिक मुद्दे हैं बेबी, जिसके बारे में तुम लिख सकती हो और तुम्हें लिखना चाहिए। तो मैं सोचती पता नहीं मैं लिख पाऊँगी या नहीं लिख पाऊँगी। उसके बाद बेबी कहती हैं कि एक दिन अचानक मेरे पिता आ गए। मेरे पिता जब आए, मैंने उनको शरबत बना के दिया, और उसके बाद फिर माँ के बारे में बातें हुई। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ का तो बहुत समय पहले ही निधन हो गया है। तो फिर बेबी कहती है मैं तो ये सुनकर हैरान हो गई, और मैं ये सोचने लगी कि पिता ने मुझे नहीं बताया। जब मैंने उनको पूछा तो वो कहते कि नहीं, तो मैंने तो यहाँ पर संदेश भेजा था, तुम्हारे तातुश आए भी थे, 6-7 महीने हो गए तुम्हारी माँ को तो गए हुए। तो फिर मैं सोचने लगी कि तातुश ने भी मुझे नहीं बताया। कुछ देर तक मैं रोती भी रही, लेकिन फिर बेबी कहती है कि पिता ने मुझसे काफ़ी देर बातें की, बड़े बेटे के बारे में पूछा। मैं उनको लेकर भी गई, अपने बड़े बेटे से भी मिलवाया। और पिता ने मुझे कहा चलते समय कि बेबी, अब तुम्हारा कष्टपूर्ण जीवन ख़त्म हो गया है, तुम्हारा लड़का भी बड़ा हो रहा है, बच्चे तुम्हारे अब पढ़ लिख रहे हैं, तुम्हारा जीवन पहले से कितना सुधर गया है। मेरा खूब सारा आशीर्वाद, और अब तुम खूब अच्छे से अपने जीवन की स्थिति को सुधार रही हो, ऐसे ही लगी रहो। बेबी कहती है कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जब मुझे वाकई में बहुत मदद की ज़रूरत थी तब पिता कभी नहीं आए। पिता आए भी तो अब आए। फिर उसके बाद बेबी ने कहती कि मुझे अपने माँ के बारे में सच में बहुत दुख हुआ था जानकर। मैं काफ़ी दिनों तक उदास भी रही। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की भी चिट्ठियाँ आती रहती थी, और वो मुझे लिखने के लिए हमेशा से प्रेरित करते रहते थे। और वो मुझे ये भी कहते थे कि तुम अपनी भूलों के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, भूलें होती रहती हैं, लेकिन तुम अपना लिखना जारी रखो। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि फिर उसके बाद बेबी औरतों की बातें करने लगी। वो कहती हैं कि मैं ये कई बार सोचती हूँ कि मेरे आसपास की जो औरतें होती थी वो तैयार होने को लेकर के कितना उत्साहित रहती हैं। कभी कोई साड़ी डालेंगी, पति को अच्छी लगूं, कभी सिंदूर लगाएंगी, पाउडर लगाएंगी। बेबी कहती है मुझे कभी भी तैयार होना, सजना धजना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था शुरू से ही।
मुझे खाना बनाना अच्छा लगता था, लोगों को खाना खिलाना अच्छा लगता था। इस बात को लेकर मेरा पति कई बार मुझसे झगड़ा भी करता था। जब मैं कुछ अच्छा बनाती थी तो आसपास में खिलाने जाती थी तो पति बहुत नाराज़ हो जाता था। तो वो कहती हैं कि शुरू से ही मुझे यही चीज़ें अच्छी लगती थी और अब मुझे जिस तरह से मुझे खाना बनाकर दूसरों को खिलाने में जो आनंद आता था, वही आनंद अब मुझे पढ़ने और लिखने में आने लग गया था। मैं हैरान होती हूँ कि औरतों को क्यों इतना सजना-धजना अच्छा लगता है। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि अब मुझे हैरानी भी होती है कई बार जब मैं अपने पुराने जीवन के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे उस समय पर ऐसा लगता था कि मैं अपने दुर्गापुर के इन बंधुओं को छोड़कर मैं जी ही नहीं सकती। लेकिन वो कहती है कि अब मैं रिश्तों की ये सच्चाई देख देख ली है मैंने कि मैं अपने पति के बिना भी जी ली। मेरे भाई जो मेरे आसपास रहने के बावजूद एक दिन भी मेरा पता करने नहीं आए, मेरे पिता जिन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा, उनके बिना मैं कितनी आसानी से अपने जीवन को एक मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब रही। उसके बाद एक दिन की बात करती हैं, वो कहती हैं कि एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि माँ कुछ कविता सुनाओ। तो फिर मैंने उसको एक अपनी कविता 2-4 पंक्तियों की कविता सुनाई। बच्ची हंसने लगी और उसने कहा कि इतनी बड़ी माँ और इतनी छोटी क्लास की कविता। तो बेबी कहती है कि मुझे थोड़ा सी हंसी आई, थोड़ा दुख भी हुआ। फिर उसके बाद बेबी कहती है कि मैं ये सोचने लगी कि बच्चे जब देखेंगे कि मैं अखबार पढ़ती हूँ तो वो कितना हंसेंगे मेरे ऊपर, क्योंकि उन्होंने तो मुझे कभी अखबार पढ़ते नहीं देखा। यहाँ तो रोज़ सुबह अखबार आता है और तातुश मुझे अखबार पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित भी करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि धीरे धीरे पढ़ो लेकिन ज़रूर पढ़ो। फिर वो कहती है कि मैं बच्चों को रोज़ सुबह स्कूल भेजती, फिर अर्जुन दा के लिए कुछ खाना वाना बनाती, उनको गरम खाना खाने का शौक़ था, मैं उनको गरम खाना खिलाती। अब वो कहती हैं कि एक दिन मैं सुबह उठी, जल्दी जल्दी किचन में गई, चाय बनाकर लाई, मैंने दूसरा अखबार उठा लिया, तस्वीरें देखने लगी तो तातुश ने कहा कि तुम अपनी चाय बनाकर ले आओ। तो बेबी कहती है कि मैं अपनी चाय बनाने लगी, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मैं ये सोचने लगी कि माँ हमेशा ही चाहती थी कि मैं पढूँ लिखूँ, अच्छी इंसान बनूँ, पर माँ के जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ। माँ अगर आज होती तो कितना खुश होती मुझे ऐसे पढ़ते लिखते देखकर। आकाश की ओर देखकर बेबी माँ को कहना चाहती थी, माँ आओ एक बार देख लो। बस बेबी चाहती थी कि माँ उस जहाँ भी है वहाँ से उसको अपना आशीर्वाद दे। बेबी कहती है, इन्हीं सब बातों से भावुक होकर मेरे आंसू टप टप टपक रहे थे और मेरे कपड़ों को गीला कर रहे थे। तब वो कहती हैं कि चाय तो ठंडी भी हो चुकी थी। इतने में मैंने देखा कि पड़ोस का एक लड़का आया और उसने आकर कहा कि आपका पैकेट है जो कि एक डाकिया गलती से हमारे यहाँ दे गया था। बेबी वो तातुश के पास लेकर गई। तातुश ने कहा कि बेबी इसे तुम ही खोलो। तो बेबी ने जैसे ही उस पैकेट को खोला तो देखा उसमें एक पत्रिका है। पत्रिका को खोला तो देखा उस पे लिखा है आलो अंधारी, यानी अंधेरे का उजाला, बेबी हालदार। जैसे ही उसने इसको देखा तो मन हिलोरे भरने लगा। ऐसी उथल पुथल में भी उसको जेठू की वो बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि आशापूर्णा देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थी जब सब लोग सो चुके होते थे। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। इतने में उसकी नज़र चाय पर चढ़ाए पानी पे गई जो उबलते उबलते काफ़ी कम हो गया था। वो जल्दी से नीचे आई, फिर उसके बाद अपने बच्चों के पास गई, बच्चों को दिखाया। बच्चों ने जैसी पत्रिका देखी और बच्चों ने कहा, अरे माँ इस पर तो आपका नाम लिखा है। वो उसका मन खुशी से भर गया। उसने बच्चों को अपने पास खींच लिया, उनको खूब प्यार किया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर तातुश के पास आई, उनके पैर छूकर उनको प्रणाम किया। तातुश ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से बेबी के जीवन की दिशा उसके अपने दृढ़ निश्चय, उसके अपने संकल्प, उसके अपने प्रयासों और तातुश के प्रोत्साहन से कैसे बदल गई, ये एक प्रेरणास्पद कहानी, प्रेरणास्पद आत्मकथा का अंश हमने
पड़ा। देखिए अब इसके प्रश्नोत्तर। पाठ के किन अंशों से समाज की ये सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब भारतीय समाज पहले से बहुत पढ़ लिख गया है, शिक्षित हो गया है। पहले से हम कह सकते हैं कि स्थितियों में कुछ 1% तो अंतर आया है, लेकिन पूरी तरह से अंतर नहीं आया है। ये जितना अब तक आ जाना चाहिए था वैसा अंतर नहीं आया है। आज भी हम अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में औरतों के साथ अमानवीय व्यवहार होते हुए देख रहे हैं। एक औरत के साथ उसके पति का, उसके बेटे का, उसके भाई का, उसके पिता का होना कितना ज़रूरी है औरत की सुरक्षा के लिहाज से। न केवल सुरक्षा के लिहाज से बल्कि सामाजिक स्थिति के लिहाज से भी आज भी हमारे समाज में ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उसके बिना बातें बनाते हैं, ताने कसते हैं, जिस तरह से बेबी ने जो अकेली औरत की समस्या को दर्शाया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि सब जगह और हर परिस्थिति में ऐसी ही स्थितियां हैं। बहुत जगह पर बहुत पहले से ये स्थितियां सुधरी है, लेकिन अभी इनमें बहुत सुधार आना बाकी है। दूसरा प्रश्न, अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? बेबी ने ये देखा कि खुद उसके पिता, उसके भाई, कभी उन्होंने उसके जीवन के बारे में ठीक तरह से नहीं सोचा। पिता को चाहिए था कि अपनी बच्ची को शिक्षित करते, किसी ढंग के व्यक्ति के साथ उसका विवाह करते। पिता ने भी उसकी शिक्षा दीक्षा बंद करवा कर केवल अपना पल्ला झाड़ा उसका विवाह करके। उसके बाद जब बेबी अपने 3 बच्चों के साथ अपने पति का घर छोड़ आई तो भाइयों ने भी नहीं संभाला। सारी रात जब बेबी ओस में अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठी रही, उसके भाइयों को पता भी चल गया, पर वो इस डर के मारे नहीं आए कहीं बेबी उनके घर ना आकर रहने लगे। जबकि तातुश, भोलादा, सुनील, आनंदा, जेठू, शर्मिला दी, इन सब के साथ उसका कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन बेबी के जीवन में इन सब व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। बेबी का जब मुश्किल का वक्त था, यही वो लोग थे जो बेबी के काम आए। अब बेबी ये बात समझ गई थी कि पुरुष हो या मर्द, सबको अपने अपने पेट की चिंता खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि तभी वो अपना आत्मसम्मान बरकरार रख सकता है। प्रश्न 3, इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि स्थायी काम न मिलने की समस्या, बार बार काम बदलने पड़ते हैं। दूसरी बात, ज़्यादा मेहनत करने के बदले में कम मजदूरी मिलना। तीसरी बात, अपने बच्चों को शिक्षित ना कर पाना, उतने कम वेतन में उनका घर का भाड़ा, उनके घर का राशन ही बहुत मुश्किल से आता है, तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा वो नहीं करवा पाते। वो अपने बच्चों को उनकी पसंद का खाना, उनकी पसंद के कपड़े नहीं दिलवा पाते। और घर में कुछ भी घटना हो जाए, चाहे चोरी की हो, हत्या की हो, नौकर कितना भी ईमानदार हो, सबसे पहला शक उसी पर जाता है। आलो अंधारी रचना बेबी के व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को भी समेटे है। किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा बाल विवाह की समस्या, छोटी उम्र में बेबी की शादी कर दी गई। 2, अनमेल विवाह की समस्या। अनमेल विवाह यानी बेबी की उम्र से दुगने उम्र के व्यक्ति के साथ उसका विवाह करवा दिया गया। तीसरी, घरेलू हिंसा की समस्या, उसका पति उसको मारता पीटता था, उसके साथ इतना लड़ाई झगड़ा करता था। चौथा, बाल श्रम की समस्या, अपने बड़े बेटे को उसको बहुत छोटी उम्र में ही काम में लगा देना पड़ा। पाँचवीं, अशिक्षा की समस्या, अपने बच्चों को वो चाहकर अच्छे स्कूलों में अपने बड़े बेटे को नहीं करवा पा रही थी। और गरीबी की समस्या इसमें हमें देखने को मिलती है। नंबर 7, अकेले औरत होने की जो समस्या समाज में उसको भोगनी पड़ी, बार बार उसको प्रताड़ित किया जाता था इस बात के लिए। तो ये सारी सामाजिक समस्याएं हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आलो अंधारी रचना ये हमारा हो गया। नंबर 5, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? जेठू ने बेबी को प्रेरित करने के लिए आशापूर्णा देवी का उदाहरण दिया। आशापूर्णा देवी बांग्ला भाषा की एक बहुत बड़ी लेखिका थी,
जो घर का सारा कामकाज निपटा करके रात को चोरी चोरी अपने परिवार वालों को बिना बताए लिखती थी और अपनी पुस्तकें प्रकाशित करवाती थी। उनके परिवार वालों को बाद में पता चला कि ये वही आशापूर्णा देवी हैं जिनकी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। तो जेठू ने बेबी को कहा कि वो तो खुद ही अपने प्रयास करती रहती थी और हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम घर का सारा काम निपटा कर अपने पढ़ने लिखने का काम किया करो। और इस तरह से उन्होंने बेबी को प्रेरित भी किया। तो ये रचना संसार की इस वास्तविकता को दिखाता है कि यदि इंसान में सच में कुछ करने का जुनून हो, लगन हो, वो इंसान खुद दृढ़ संकल्प ले ले, दृढ़ निश्चय कर ले, तो कितनी भी समस्याएं, कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो, वो उसको पार करके अपने उद्देश्य को पाने में सफल हो ही जाता है। लास्ट क्वेश्चन, बेबी की ज़िंदगी में तातुश का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। यदि बेबी के जीवन में तातुश का परिवार न आया होता तो बेबी आम घरेलू नौकरों की तरह या मज़दूरों की तरह गुमनामी के अंधेरों में खोई रहती। उसको हम जान नहीं पाते, उसके बारे में हम पढ़ नहीं पाते। बेबी का जीवन जिस तरह पहले गरीबी और संघर्षों में, कष्टों में बीत रहा था, ऐसे ही उसको किराए के भाड़े के मकानों में और वैसे ही लोगों के साथ, वैसी ही औरतों के साथ, वैसे ही परिस्थितियों के साथ उसको जीना पड़ता। उसके बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते। बेबी कभी एक लेखिका के रूप में सफल नहीं हो पाती। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। इस पाठ की वर्कशीट डाल दी गई है, आप इसको कर लें। धन्यवाद।